सर एडिटिंग जो वो है कॉपी में है। पैराग्राफ दे देते उसमें से लाइक देखना रहता है क्या गलत है गलत नहीं है एरर अच्छा, एक लाइन में। हाँ मतलब पैराग्राफ देंगे ए बी सी लाइन दे देंगे वो भी समझ में एरर और करेक्शन ठीक वो पढ़ा। वो आएगा और एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हाँ ये पता नहीं क्या है वही ना, हमें भी नहीं पता है। हमारे तो टीचर ही नहीं इंग्लिश के। मेरा हमारे लाइक भेजा वो बस जिसका भी आ जाता है, कोई आ जाता है पढ़ाने और ऐसे कुछ कंप्लीट करना। हमारे ब्लूप्रिंट भेजा उसमें लाइक था तो समझ नहीं आया राइटिंग में कुछ नहीं है स्टोरी राइटिंग पैराग्राफ यही है शायद, राइटिंग में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। ग्रामर राइटिंग क्या कहते हैं मेरे को सबसे ज़्यादा डर लग रहा है अनसीन पैसेज। मेरे हिंदी में इनमें मार्क्स होते हैं, मेरे भी से वरना किसी सारे एकदम फुल मार्क्स एक होते बार चलो। और क्या क्या है? एक तो एडिटिंग बता रही हो और डिस्क्रिप्टिव क्या डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। सर इतना ही नहीं सर, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। हाँ ये तो दिखाओ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का क्या मतलब है? पता कुछ नहीं, वर्ड दे descriptive पैराग्राफ में सर वो होता है सर इवेंट वगैरह के सर बारे में सर एक्सप्लेन करना होता है सर, अपनी राय सजेशन नहीं देना होता सर उसमें। तो कुछ वर्ड्स दिए रहेंगे। यस सर, सर कुछ पैरा जैसा दिया रहेगा और अपने मर्जी से बना तेरे पास है कुछ वर्ड्स दिए क्या? रहेंगे ना। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हाँ तो इसके बाद इसके बाद क्या डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है वो दिखा देना स्पेसिफिक जगह सिलेबस पीडी है हमें भी करनी चाहिए सिलेबस। सर जैसे सर लेटर वगैरह तो उसमें पूरे जैसे दे देते हैं थोड़े से ना डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ सर ऐसे नहीं देते मैंने मुझे ये सब आएगा ना। हाँ ये सब आएगा ये आ रहा है तुम्हारा ईश्वरन का स्टोरी। एक नहीं पता देखा सिलेबस ही नहीं आता इस यूनिसिव पैसेज भी आएगा। हाँ डिस्क्रिप्टिव होता है हम्म? क्या हाँ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ये क्या चीज़ है? यूनिसिव पैसेज सर डिस्क्रिप्टिव है अभी नहीं है शायद क्या मिलता चल बोल देगा ये इतना अभी देख डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ये आएगा और एडिटिंग में आएगा फिर एक एडिटिंग आएगा फिर कपले हाँ वो नहीं मेरी इंग्लिश की कॉपी सब नोटबुक ला रही है मैं लेट ज्यादा एडिटिंग वाला सर एडिटिंग वाला उसमें वो तो बता रही थी कि मतलब पोएटिक डिवाइसेस लिखा है इसमें। पोएटिक डिवाइसेस ग्रामर में आएगा ना बट ग्रामर में तो खाली एडिटिंग poetic devices in the poem used in the poem वर्डिंग like a poem and a proud पता नहीं ट्रांजिट वर्ड हाँ लो तीन चीजें। एक और मॉडल्स बता रहे थे ना। हाँ और बस पोएटिक डिवाइसेस और मॉडल्स चलो फिर यही पहले कर लें। लाओ दिखाओ कॉपी दिखाओ। जाशी नोटबुक देना एडिटिंग और वो यही है कंप्यूटर एडिटिंग करा दो यार कर लूंगी मैं टॉप करा कर देता हूँ। एक बार पोएटिक डिवाइसेस पोएटिक डिवाइसेस टॉप करूंगा पोएटिक डिवाइसेस कंप्यूटर वाले में मॉडल्स भी है ना। चलो कंप्यूटर वाले में टॉप करूंगा पोएटिक डिवाइसेस भी हैं। हाँ कल वो सारे खाते लगेगा ना। शायद एसी का टेम्परेचर बढ़ा रहे थे ठंड लग रही है क्या? हाँ कोडिंग निंजा मेरा बैग भी कोडिंग निंजा का है मेरी टी शर्ट भी कोडिंग निंजा की है मेरे पास एक स्टिकर भी है कोडिंग निंजा का सर साक्षी के पेपर दे दो सर, मेरे पेपर राइटिंग बोर्ड सर साक्षी के पेपर वो परसों के कल ये ये तो टॉप करेंगे सब में हम दोनों बिल्कुल सब में आ बोला अच्छा गाइस हम वो अरे रिफाइनरी प्रोजेक्ट वाला नहीं मैंने भी चिपकाया रंथम बोर और वो यही याद करके चले जाते बहुत आ जाता क्या
यही तो आया वही तो बोल रही हूँ फाइनली और अब देखो मेरे तो बगल वाली दीदी ने बताया आधे से ज़्यादा, बट उन्होंने थोड़ा थोड़ा गलत भी बताया, नंबर वंबर नहीं बता पाई वो भी, क्योंकि उनको भी अपना काम करना था। उनका AI का पेपर चल रहा था, उन्होंने लास्ट तक लिखा है। वर्किंग डिवाइसेस कितने का है? 700 है? 7 से 80 आउटलेट मेरे को दे दो। पैसे लगेगा तो वर्किंग डिवाइसेस दे दे। क्या बताएं टी-शर्ट देख के मैं बोल रहा अरे क्या क्या करूँ मैं? अब देखो हम दोनों को देखो homeless beggars। कटोरा डिवाइसेस इसमें बुक कोई लाया है इंग्लिश की? बुक में नहीं है ना। इसमें पोएम है? पोएम है हाँ पोएम है। सही है, बढ़िया। चलो लो। तो वेरी गुड यस चलो कट वर्किंग डिवाइसेस में अंकल की टी-शर्ट मैम ने बोला था कि पीछे से भी आ भाई ने सकता तब पापा याचिका अंकल की टी-शर्ट पहन के आ गई और मैं भैया की चटी है पागल है। वो लड़की वाले से आएगा क्या याचिका अंकल लैंग्वेज वाले से आएगा किसी के जो इनका उसका साक्षी याचिका अंकल की टी-शर्ट पहन के आई है मैं भैया की अंकल की है मतलब पापा की उसके। और ये मेरे भाई की है, और ये मेरे भाई की है जो उसको बहुत छोटी है। वर्किंग डिवाइसेस इन क्लास 9 पोएम कॉपी में कराया ना फोन डिवाइस मैं भी घर मान यार पाउडर लगा दी, पाउडर गिर गया मेरी टी-शर्ट पे। अब ये वाइट वाइट लग रही है। मेरा ये पूरा देख के गिरा हुआ। मेरी लेंथ कम है इसीलिए तो भाई का पहला चैप्टर कौन सा है? पहला पंडे है अरे मतलब द रोड नॉट टेकन। हाँ वर्किंग डिवाइसेस द रोड नॉट टेकन। लंच में भाई की इसलिए मैं छोटी मैंने भी 5 काला 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 काला। नाउ अब हमारे पास एक है वर्किंग डिवाइसेस में द रोड नॉट टेकन। जब किसी भी चीज की किसी से उपमा दी जाती है, मैं इफ यू आर कंपेयरिंग समथिंग देन इट इज कॉल्ड मेटाफर। हाँ पहला है मेटाफर। सो मेटाफर यहाँ पर क्या है? पहला ओके सो The road not सर बुक नोटबुक में भी याचिका के लास्ट पेजेस जो 2 है ना उसमें यही कराया हुआ मेटाफर है। हिंदी में 40 मैंने बाल कटा लिया। सो अरे अभी हिले ना इसलिए लग रहा है। सर एक बार इधर डायरी बता देना फॉर्म में डायरी ओके रूपक जैसे द रोड नॉट टेकन, द रोड हियर इज कंपेयर्ड विद द लाइफ। तो रोड की तुलना किससे की गई है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार है। सो हियर देयर आर मैनी मेटाफर्स
दैट इज मनरूपी सरोवर में तो जो रोड रूपक किस कलाकार तरीके से है? सर Is इस actually life. मनरूपी Yes, sir. सरोवर types में रोड इज कंपेयर्ड विद लाइफ। यस सर। सर ये अब पक्का कई है। ऐसे जीवन में पथ हैं जिस पर चलते ही नहीं है। द रोड नॉट टेकन, वी ऑफ द सिंपलर पाथ, वी डू नॉट ऑफ द हार्डर अमितेश तेरे तो पेपर हो गए ना, हमें पेपर दे ना क्वेश्चन पेपर। मैंने एक लफ्ज़ को दी। लाइफ। तो अगर आपसे पूछा जाए एक कि लफ्ज़ रोड नॉट जाके टेकन में मांगे। तो ये चीज है। नाउ इसी तरीके से येलो वुड्स, येलो वुड्स इसमें लिखा है कि नहीं, पीली लकड़ियां। येलो So yellow woods is compared with there is hard times। जब जीवन में कठिन समय आता है तो उससे ये मेटाफर है। यस सर। So yellow wood is metaphor of, वो किसका मेटाफर है? सर हार्ड हार्ड टाइम्स का मेटाफर है। इसी तरीके से बट वो तो ऑटम हाँ? सीजन में जंगल जंगल नाउ ऑटम सीजन का जंगल था ना यार। अब देखिए इमेजरी Now second poetic devices in this chapter is imagery। So imagery का मतलब है कल्पना। किसी चीज को जब हम मन में किसी से कुछ बोल रहे हैं लेकिन उसकी कल्पना किसी से कर रहे हैं, then it is imagery is used to make reader feel things through their five senses। Sir, road The poet has images of the sense of sights such as leaves, yellow woods. These images help reader to actually perceive things they are reading। The images of road help to visualize the road, providing a navigation route to traveler। So road provides the route to, road की वजह से ही तो हम आगे चल पाते हैं। Yes, sir। So इस तरीके से यहाँ पर ये बात कही गई है कि now here अब देखो इमेजरी छोड़ दो, दूसरा करते हैं। दैट इज सिमली। ठीक है, सिमली इज ए डिवाइस यूज टू कंपेयर थिंग्स। अगर मान लीजिए अगर हम कह दें कि गुरुपद कोमल कमल हैं, मतलब गुरु का पैर कमल ही है, तो इसको कहते हैं रूपक। अगर मैं कहूँ गुरुपद कोमल कमल से, कि कमल के समान कोमल है, तो समझ में आ गई बात, तो उसको कहते हैं उपमा। समान, कंपेयर का मतलब है हम वो चीज़ है एक को उसी पर हम इम्पोज कर दें। रोड हमने कहा तो रोड अब लाइफ ही है। रोड का मतलब रोड से नहीं है, हमने उसको उस पर क्या कर दिया है, सुपर इम्पोज कर दिया है। तो यहाँ पर रोड का मतलब तो एक चॉइस, जब यहाँ पर है सर रोड तो आज चॉइस हो गया। वही ना, वही मैं बोल रही हूँ कि रोड तो चॉइसेस है। चॉइस की तरह है रोड। रोड चॉइसेस हैं, लेकिन वो ठीक है। ऐसे लाइफ में भी दो चॉइसेस आती हैं। तो रोड की जब बात की जा रही है तो जो पोएट है वो किसकी बात करना चाहता है? लाइफ में भी कई रास्ते आते हैं, तो लाइफ में हम किसी रास्ते पे चल जाते हैं, किसी पे नहीं, तो लास्ट में हमें जो फाइनल गोल मिलता है वो उस पर है कि हम कहाँ पे चले थे। तो अलग अलग रोड अलग अलग पहुँचाती है। तो यहाँ पर रोड को क्या माना गया है? कंपेयर नहीं किया गया, मान लिया गया है। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? मेटाफर में क्या चीज़ कर ली जाती है बताओ? उसको उसी का रूप मान लिया जाता है कि वो है। कंपेयर नहीं करते हैं, उसको मान लिया जाता है। और इसमें में क्या है? उपमा, उसकी तुलना की जाती है। देखो मैं बता रहा हूँ कि कैसे उपमा की जाती है। इसमें एज, जैसे अगर कोई सेंटेंस है कि माई चीक्स आर एज रेड एज एप्पल्स, तो फिर यहाँ एज आ गया। समझ में आ गई बात कि नहीं? सर तो मेटाफोर और सिमिली में ऐसा फर्क है ना, जैसे कि मेटाफोर में बोलेंगे हिज ब्रेन इज कंप्यूटर और सिमिली में बोलेंगे हिज ब्रेन इज जस्ट लाइक अ कंप्यूटर। ये बात सही है। हिज ब्रेन इज कंप्यूटर बोल दें तो वो हो जाएगा मेटाफर, और हिज ब्रेन इज एज कंप्यूटर तो वो क्या हो जाएगा? एज लगाते हैं इसमें, एज इज यूज्ड जब कंपेयर के लिए। और इसमें क्या होता है बताओ? मेटाफर में एज इज नॉट यूज्ड, कंपेरिजन नहीं होता, सिंपलिसिटी को मान लेते हैं। हाँ, कि वो वही है ही है कि देखो ना। अब यहाँ पर जो सिमली है इसमें देखिए कि ये बताया गया एज जस्ट एज फेयर। अब अपनी बुक देखो उसमें क्या लिखा है कि एक सेंटेंस है
जिसमें ये बात कही गई है एज जस्ट एज फेयर। Is like ये सेकंड स्ट्रेंजा में दी गई है, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। सेकंड स्ट्रेंजा कही गई है, देन टुक द अदर। देखो हमारा स्ट्रेंजा क्या कहता है, टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड। तो लकड़ी के जंगलों में येलो वुड का मतलब यहाँ पर क्या है, स्ट्रगल ऑफ लाइफ, इट इज ए स्ट्रगल ऑफ लाइफ। सो टू रोड्स आर डाइवर्जिंग इन येलो वुड and sorry I could not travel boat, and by the traveler long I stood, I looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth, then took the other just as fair। तो then took the other just as fair and having perhaps the better claim। दो सड़कें देखी, एक नीचे जा रही है और एक ठीक तरीके से जा रही है। तो यहाँ पर ये जो सेकंड है, हमारे उसमें अभी मैं तेरे को फोन जस्ट एज फेयर, ये सिर्फ मैंने सुनिए, जस्ट एज फेयर में यहाँ पर क्या कहें, देन टुक द रोड जस्ट एज फेयर। यहाँ रोड भी लगाओ, तो रोड हमने बोली जस्ट एज फेयर, जो ठीक ठाक थी। अब यहाँ पर ये सिमिली हो गया, क्योंकि जस्ट एज से तुलना की गई है, जस्ट एज फेयर। इन द लाइफ ऑल्सो वी ऑफ दैट रोड विच इज फेयरर। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन, जैसा कि आपकी मैम ने लिखवाया इसमें। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, व्यक्तिकरण। सर हमारा जो एनी नॉन लिविंग थिंग पर्सोनिफिकेशन, तो पर्सोनिफिकेशन मींस किसी चीज को कि बादल नाच नाच कर आते हैं, जबकि सर जैसे अलार्म क्लॉक येल एट मी, सर चिल्लाती है, येल्ड एट मी, ये बात सही है। तो यहाँ पे ये बात सही है। तो पर्सोनिफाइड हियर, जैसे फिफ्थ लाइन में कि मैं सच बता रही हूँ, अंतेश तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में PhD कर ले। बहुत कम आया तेरे को। हाँ ये तो देख के बोल रही है, देख के बोल रही है। सबसे आता है। वो नहीं आएगा डायरेक्ट, नहीं आएगा और आने भेजा है ना, बच्चे ने भेजा है। तो क्यों बच्चे ने भेजा, तो ये नहीं आएगा पर्टिकुलर किसी बच्चे ने भेजा, मैंने भेजा, आपका नंबर सेव है मेरे पास। मैंने कल रात को सिलेबस बोला था, मैम सिलेबस भेज दो, देख के इग्नोर करना। अब इसमें तीसरी चीज है एनोफोरा। एनोफोरा एनोफोरा का क्या मतलब है कि रेपिटेशन ऑफ सेम वर्ड इन सक्सेसिव लाइन। रेपिटेशन ऑफ सेम वर्ड इन सक्सेसिव लाइन। ये आएगा ना वहाँ पे पोएम पूरा एक्सट्रैक्ट देके उसमें से देख सकते हैं कौन सा क्यों? जैसे कहीं कहीं पर क्या होता है कि एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, एंड तीन जगह एंड आया है सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन में, एंड सॉरी I could not travel both, and be one traveler long as I could, and looked down, तो तीन जगह and आया है। So and is used in second, third, fourth line successively, तो यहाँ एनोफोरा तब भी होगा। So and is used in second, third, fourth line। सक्सेसिव लाइन, सक्सेसिव का मतलब लगातार लाइनों में वही वर्ड आ जाए, तो तीन बार एंड आ रहा है, एनोफोरा हो गया। सर को ये चारों चीजें करानी है। अब देखें, इसके अलावा ये हमारा पहले चैप्टर था हो गया, अब हम सेकंड चैप्टर में आते हैं। यही तीन पर्सोनिफिकेशन, ये तीन हमारे हो गए, ठीक है। फुल एनोफोरा है, पर्सोनिफिकेशन भी मैम बोल रही है, लेकिन पर्सोनिफिकेशन इसमें क्लियर नहीं है। और इसके अलावा एनोफोरा 9, 10, 11 लाइन में भी है। सर
दैट इज सर हमें दूर दूर ठीक है. एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले इन द लीव्स नो स्टेप हैड a trodden back. Oh, I kept the first for another one. हमें 9th 10th 11th में नहीं दिख रहा है. स्माइली बॉल. So हाँ एजोनेंस भी है. So repetition of vowels. जैसे एजोनेंस भी देख लो. 4 अनुप्रास अलंकार. अनुप्रास अलंकार और वो सर, इसमें फर्स्ट सर वाला रूपक अलंकार है. रिपीट होते हैं सर. अनुप्रास पिछले साल में कई तरीके से हैं. मान लीजिए अगर हिंदी के पोएटिक डिवाइस. समझ में आया. अनुप्रास में भी छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, वर्त्यानुप्रास, अलग अलग अलंकार है. यानी अगर अंतिम वर्ड मिल रहा है, पहला वर्ड मिल रहा है, वॉवेल मिल रहा है. सो रेपिटिशन ऑफ वॉवेल्स. ये रेपिटिशन ऑफ वर्ड है एनोफोरा और ये रेपिटिशन ऑफ वॉवेल्स. रेपिटिशन ऑफ वॉवेल्स. जैसे कि 2 roads diverge in Yellowwood. तो 2 roads diverge in बोलने में वैसा है Yellowwood. तो अब ये देखो क्या येलो है, ओ की मात्रा आ रही है येलो और रोड इसमें भी ओ आ रहा है. तो रोड तो ओ और ओ, तो ये ओ और ये ओ एनोफोरा बना रहा है. ये नहीं बना रहा है. सब जगह ओ आने से ये भी नहीं बना रहा. ये 2 है. तो जहां पर सेम वॉवेल सर आए 2 में या U की मात्रा लग रही है और फोनिक्स सेम है. व्हेन वी स्पीक, व्हेन वी प्रोनाउंस, देन इट इज सेम. तब फिर उसे क्या कहेंगे? तब उसको कहेंगे एजोनेंस. ओके. अब जरा देखिए पर्सोनिफिकेशन. किसी चीज का मानवीकरण अलंकार. मानवीकरण. जैसे उमड़ घुमड़ कर आए बदरा. तो इस तरीके सर से लाइक सर पेंसिल इज डांसिंग. हाँ पेंसिल्स आर डांसिंग. तो ऐसे बात समझ आई कि नहीं? क्या हो तो गया? इट वॉज ग्रासी एंड वो वांटेड वियर. तो यहाँ पर ये बताया गया है इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर. ये जरा देखें ये कहाँ लिखा है. इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर. लुक डाउन अपॉन. सर सेकंड इज व्हाट तरह क्लाउड्स आर Yes. देखो then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. So वांटेड वियर. now it was grassy and wanted wear. Hindi meaning. देखो ये घास वाला था और पहनना चाहता था. क्या वियर करना चाहता था? सो इट वांटेड वियर. इट वाज ग्रासी. एक रोड ऐसी थी जो उबड़ खाबड़ थी और एक ऐसी थी जिसमें ग्रास थी. तो अब ग्रासी रोड कुछ पहनना तो नहीं चाहेगी, लेकिन हमने कहा नहीं इट वांटेड वियर, कुछ कवर करना चाहती थी. एक ऐसी थी वो कुछ नहीं पहनना चाहती थी, हम तो ऐसे ही रहेंगे बिना कपड़ों के. एक है इट वाज ग्रासी रोड. वो रोड जो थी वो कुछ पहनना चाहती थी क्या? तो उसने घास के कपड़े पहन रखे थे क्या? अरे उम्र पहले के सो ये क्या मानवीकरण है? रोड को बताया गया कि वो कपड़े पहनना चाहती थी, इसलिए उसने अपने आप को घास से ढक लिया. काम हम लोग करते हैं वो किसी वो तो क्या नॉन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट जो करें तो रोड कपड़े पहनना चाहती है, तो फिर ये हो गया कि नहीं? सो इट इज इफ एनिमेट ऑब्जेक्ट इज ठीक है कंसीडर्ड एज लिविंग थिंग. तो जैसे इट वॉज ग्रासी. इट का मतलब यहाँ क्या है? रोड. इट वॉज सर ग्रासी इधर आपने एनोफोरा में सेकंड लास्ट वर्ड क्या लिखा है? एंड वांटेड वियर. सक्सेस सो ये घास वाला था और पहनना चाहता था. ऐसे ही बोला था कि नहीं उसमें? तो वो पहनना चाहता था. वो रोड घास वाली थी.
समझ में आ गया कि नहीं? सो रोड एजोनेंस, एजोनेंस का मतलब है कि वॉवेल इज रिपीटेड। ओ यहाँ किसकी मात्रा आ रही है? सर ओ और यहाँ पर भी। तो अगर एक वॉवेल रिपीट हो तो एजोनेंस है, वर्ड का वर्ड रिपीट हो तो एनोफोरा। इतनी बात है। नेक्स्ट देखो कि सिंपली हो गया ना। अब इसके अलावा अब जरा देखिए, इसके बाद क्या है? कभी कभी चीजें रिपीट होती हैं तो एक बार देख लो, अगर कोई चीज रिपीट हो तो एलिटरेशन कहते हैं। एलिटरेशन में यहाँ पर दो चीजें बताई गई आपको, कौन कौन सी बताई गई? एजोनेंस, एजोनेंस और दूसरा क्या है? कॉन्सोनेंस। सर लाइक जैसे कि वो जागु जागु जीव जड़ जो है जग जामिनी देह गेह नेह जानू जैसे घनधामिनी। सर जैसे सर जा जा आ रहा है कि नहीं? सर जैसे सर शी है वॉवेल है और दूसरा कंसोनेंट। इफ कंसोनेंट्स आर रिपीटिंग तो उसको कहेंगे कॉन्सोनेंट्स। और जब क्या हो बताओ? वॉवेल्स आर रिपीटिंग और यहाँ क्या रिपीट होता होगा? कंसोनेंट। तो कहीं ना कहीं आपको आपकी बुक में मिल ही जाएगा कि रोड्स रिव्यू, तो पकड़ लेना। आर बोल रहा है, पकड़ो सर जो इसको। पहला ही वर्ड होता है सर वो सर दूसरे ऐसा- वाली एक पोयम में जरूरी नहीं है कि पहला वर्ड हो, लेकिन जनरली ऐसा लेते हैं। सर रेन ऑन द रूफ में भी था डार्लिंग ड्रीमर्स करके। हाँ, तो ऐसे अगर कहीं पर हो जाए कि दोनों में एक ही कॉन्सोनेंट हो जाए तो ऐसे में क्या हो, इसमें आप देख लेना कहीं पर आ रहा हो। सो एजोनेंस और कॉन्सोनेंस समझ में आ गया? सर डिफरेंस उसमें क्या है? एवोफोरा और ये इसमें वर्ड रिपीट होते हैं पूरे। उसमें वॉवल और सर बल्कि ये एनी जो एनोफोरा है वो भी इसी का पार्ट है। जैसे हमने आपको बताया ये अनुप्रास अलंकार है, फिर अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास, वर्त्यानुप्रास। अनुप्रास के भी तो 10 तरीके हैं, हमने तो 4 ही बताए। तो अब ये तुम्हारा कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। अनुप्रास में क्या बताया? वॉवेल्स आर रिपीटिंग, कंसोनेंट्स आर रिपीटिंग, वर्ड्स आर रिपीटिंग। तो उसको क्या कहेंगे बताओ? एनोफोरा। वर्ड्स आर रिपीटिंग। यहाँ पर क्या रिपीट होता है? जैसे मैंने देखो जा रिपीट हो रहा है, जागु जागु जीव जड़ जो है जग जामिनी देह गेह नेह जानू जैसे घन दामिनी। तो इस तरीके से यहाँ क्या चीज है? जा नहीं रिपीट हो रहा है, ये सर तो ये है कॉन्सोनेंट आर रिपीटिंग। और यहाँ पर क्या हुआ बताओ? क्या वॉवेल रिपीट हुआ है? ये सर वोवल वॉवेल्स आर रिपीट रिपीटिंग। एक हमारा एलिट्रेशन हो गया और दूसरा कंपैरिजन है। तो दूसरा क्या है बताइए? कंपैरिजन कंपैरिजन 2 तरीके का है, एक सिमली और दूसरा मेटाफोर सिमली और मेटाफोर मेटाफर। नाउ दोनों देख रहे हैं। सर ये कहीं आगे पीछे भी हो सकता है क्या? वो क्या बोलो? देखो हिज, अब जैसे सिमली में क्या है? हिज ब्रेन इज एज कंप्यूटर, हिज ब्रेन इज। अगर ब्रेन है और ये कहते हैं एज कंप्यूटर, और ये क्या है? हिज ब्रेन इज कंप्यूटर। नहीं, इज हो या इज, एज हो या इज लाइक एक ही है। इज लाइक और भी कुछ आ जाए तो वो सब इसी में आएगा। और उसी में मतलब उसका दिमाग कंप्यूटर ही है, सर ये वो उस पर सुपरपोज कर दिया। कॉन्सोनेंट में बीच में भी हो सकता है कि लगातार ही वर्ड में आना। हो सकता है, नहीं ऑन नहीं किया था क्या? था लेकिन फोकस नहीं था। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। मतलब कोई है उसमें आगे पीछे भी हो। कोई हाँ कहीं पर भी हो सकता है, ये नहीं शुरू में बीच में भी तो भी लिख सकते हो, इंग्लिश में चलता है। ऐसे तो सर मतलब सिलेबस में बीच में था, चला कि नहीं चला? हाँ, वो लास्ट में वो बीच में चल गया। ऐसे कहीं मतलब एक लाइन में होता कहीं पर भी बस आर एक है line। तो यहाँ आर और आर को पकड़ के बोल देना कि कॉन्सोनेंस। नहीं सर, फर्स्ट वाले फर्स्ट वर्ड, वाला वर्ड हाँ? फर्स्ट वाला वर्ड होना चाहिए। फर्स्ट होना चाहिए, फर्स्ट हाँ। लेटर ही हुआ तभी तो तो फर्स्ट ही करना फिर। लेकिन ऐसा है नहीं,
मैं अगर आपको कॉन्सोनेंट्स दिखाऊं तो एग्जांपल ऑफ कॉन्सोनेंट्स में जो इंग्लिश है उसमें खूब लिया गया वैसे तो बहुत बहुत है, इसीलिए तो इंग्लिश बहुत लूज है इस मामले में ये पोएटिकल। रहा है, देखो चलो दिखा देता हूँ एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। देखो ये देखो लिखा भी नहीं तूने देख लो बीच बीच में माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक, आई विल क्रॉल अवे, कहीं भी हो। नहीं सर, हाँ मैंने क्या बोला? कॉन्सोनेंट्स में हो सकता है लेकिन एलिट्रेशन अलग चीज है। कहीं कहीं भी होगा वही दो अलग चीज है। आना चाहिए। जैसे मैं सर, बता रहा हूँ ना सर, रोड जो डाइवर्ज है तो रोड सुन लो, रोड और डाइवर्ज का आर ये क्या हो जाएगा? सर इलेक्ट्रिशियन अलग नहीं, इन्हीं के तो ये पार्ट है। अगर तुम्हें न समझ में आया तो एलिट्रेशन ही लिख के चले आना। एलिट्रेशन के सर पार्ट एलिट्रेशन में तो ह्यूमिड। हाँ तो सही है, एलिट्रेशन के तो पार्ट है कंसोनेंस। अच्छा पार्ट है उसका। 3 उसकी टाइप्स है ना, अगर तुम्हें न समझ में आए तो एलिट्रेशन के ये पार्ट्स हैं। सही है कि नहीं? अब आगे ये थोड़ी बेटा दे दो, ये जरा टिका दो, दोनों से देखने में करा दो, पूरा कवर हो जाए। हाँ बताओ, यही है ना? चल हाँ, अब समझ में आ गई ना सिमिली मेटाफर। नेक्स्ट चैप्टर पे चलें। चल, इनकी टीचर तो बहुत अच्छी हैं, ये आपकी टीचर बड़े अच्छे से करा रही हैं। सर नहीं करवाया उन्होंने। फिर किससे किया तुमने? मैंने सर हमारा इंग्लिश के टीचर सर हमारे टीचर को तो और एसएसटी अच्छा इसीलिए तो ये अमर सिंह सर पढ़ाते हैं। साउंड ऑफ म्यूजिक की पोएटिक डिवाइस नहीं लिखी? हमने लिखा उन्होंने बस बताया कि ऐसे होता है, फिर लिख के लाना था। सही है। चलो ठीक है, मैं इससे कराता हूँ, ये शिका से। चलो नाउ वी विल सी ये रोड नॉट टेकन कर ली। साउंड ऑफ म्यूजिक, दो ही चैप्टर बिस्मिल्लाह पोएटिक डिवाइस कौन सा थी? सर वही विंड एंड सर इलेक्ट्रिशियन अलग सिमिली सिमिलरली होगा चाहिए था यार, कुछ तो होता। पोएटिक डिवाइसेस फॉर साउंड ऑफ म्यूजिक। स्माइली बॉल, आदित्य राय स्माइली बॉल, तो ये करते थे हम, तो उसको गिला करते थे, फिर किसी को वाटर लाल हो जाती थी उसकी पीठ। अच्छा अरे मैं वो लिखा है दे देंगे लाइन को आपको कन्वर्ट तुम पागल थे बहुत। Poetic devices in the sound of music class 9. considered as ये वाला क्या लिखा है? एक ऐसी चलिए हमारे भी बोल रही है मैंने देखा ये रिपोर्टेड है तो क्या है सब में रिपोर्टेड चीज नहीं आ रही ना। वो क्या होता है? भाई ये वाला ये बाय आगे का एक ये चेंज करके भी अल्ट्रा कराया था नहीं आ रही म्यूजिक से कराएगी वही ना Sound of music तो है ही नहीं ना, वही को ऐसा साउंड ऑफ म्यूजिक क्यों नहीं है? Sound of music तो अरे वो तो नहीं है। पोएट्री है ना sound of music। अच्छा नहीं नहीं हाँ सर उसके बगल वाले का है। और कौन सी पोएम है? विंड ये नाम द रूफ आ रहा है। चलो
सर एक विंड भी है, वो भी आ रहा है। ओके, सर विंड भी आएगा। पे अटेंशन। हमें तो करवाएगा ऑन द रूट। तेरा ही मुझे अलग है ना। नहीं, एग्जाम्स कब क्या है? अरे वो है वर्ड फिंगर फर्स्ट ओके, नाउ कौन सी? सर तीनों के अलग बता रहे हैं किसमें क्या आ रहा सर हमारी में का पॉइंट से वाली नहीं मैं तीनों बता देता हूँ। डायरेक्ट नाउ ग्रामर आएगा। चलो, इसमें पर्सोनिफिकेशन देखो, पर्सोनिफिकेशन यहाँ दिखाया गया है कि रेन की बूंदें ऊपर पड़ रही हैं और ये बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, ठीक है। एंड दैट इज कोट स्किनी, इन्होंने लिखा हुआ है कि एक रोने वाली डार्कनेस है, मेलंकली डार्कनेस। मेलंकली का मतलब विलाप कर रही है। सो ऐसे में पर्सोनिफिकेशन में स्टैंजा लाइन 3 और 4 देखिए। 3 और 4 में एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, क्योंकि डार्कनेस रो रही है तभी बारिश हो रही है। डार्कनेस, मेलंकली डार्कनेस, डार्कनेस अपने आप पे रो रही है तो बारिश हो रही है। क्या डार्कनेस की जान होती है? नहीं होती है। तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब है यहाँ पर इसमें ये लाइन 3 और 4 सही है नहीं ये पहले वाला है देखो, मेलंकली, मेलंकली डार्कनेस, ठीक है। जेंटली वीप्स, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। आएगा देखिए बेटा, इधर देखिए, आप लोग बात ना करें। तो मेलंकली डार्कनेस का मतलब क्या है कि रोने वाला अंधेरा, गुप्त अंधेरा, वो कैसे जेंटली वीप्स, धीरे धीरे रो रहा है और उसके आंसू बारिश के रूप में गिर रहे हैं। बोलो, बात समझ में आ गई? सो जेंटली, नाउ दिस इज पर्सोनिफिकेशन। अब रिफ्रेन देखो कि कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर देखो रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब क्या होता है? तुकबंदी, यानी जैसे लास्ट वर्ड है तो पूरी लाइन है और लास्ट में होवर है, और फिर दूसरी लाइन है उसमें क्या आ रहा है? स्फीयर्स, और फिर तीसरी लाइन क्या बताइए? तो डार्कनेस, और फिर उसके बाद क्या आ गया? टीयर्स। तो इसमें लिखेंगे ए बी और ए बी सी बी, यानी ए और सी नहीं मिल रहा है लेकिन बी भी तो मिल रहा है, स्फीयर्स और टीयर्स। तो इसका पैटर्न क्या है? समझ में आई बात कि नहीं? और बिलो बेड पैटर्न ओवरहेड, फिर क्या हुआ? उसको क्या कहते हैं? बिलो राइमिंग होनी चाहिए। राइमिंग स्कीम, इसको क्या कहते हैं? राइमिंग स्कीम। हाँ, सो दैट इज बिलो बेड। हमें तो लिखाया हुआ है नोटबुक में, उनको बार-बार लिख रहे हैं, समझ में और पैटर्न ओवर सर तेरी तो बुक से एंड अब इसमें भी अलग चीज आ गई। ए बी सी बी है लेकिन पिलो पैटर्न में कुछ नहीं है, और ए बी सी बी, अब यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा? ये डी ई, ए बी सी डी ई और एफ ई, क्योंकि बेड और ओवरहेड सही है तो इसकी राइमिंग स्कीम ए बी सी बी है, और फिर ये फिर से ए बी सी बी है। अगर आप देखें तो वही है, तो राइमिंग स्कीम ऐसे लिख सकता है ए बी, ये दोनों सेम है कि नहीं? स्फीयर स्फीयर्स, और बेड और ओवरहेड सेम है। सर इसको ए बी सी डी ए बी और सी सी ए पिलो, पिलो तो यहाँ कहीं नहीं है, और ना पैटर्न ऊपर से कहीं मिल नहीं रहा है। लास्ट मतलब ये ऊपर नीचे किसी लाइन से राइमिंग करती है। राइमिंग स्कीम आप कहीं से सेलेक्ट कर सकते हो लेकिन कोई मिल नहीं रहा है, सिर्फ ये मिल रहा है। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या है बताइए?
एडी बेचारे का सर ओवरहेड किसके साथ कर रहा है? अरे राइमिंग स्कीम Bed. अच्छा ओवरहेड बेड तो ए बी सी डी और बोलो ओवरहेड बेड के साथ कर रहा है और साथ में डी ई एफ ई डी ई समझ में आया? डी के बाद ई सेम है तो राइमिंग स्कीम भी आप देख लेना बुक में जरूर होगी तो वो लिख देना पिलो राइमिंग स्कीम पैटर्न थोड़े है पिलो पैटर्न क्या पिलो और पैटर्न नहीं मिल रहा है तो फिर अब वो तो अलग तो ऐसा होता है कि एक नहीं मिलेगा एक मिलेगा पिलो बेड सर और पैटर्न वो टेकन में हाँ? मैथ्स के अंदर हाँ रोड नॉट टेकन में बहुत सारे मिल जाते हैं रोड नॉट टेकन निकालो रोड नॉट टेकन में क्या दिखाया गया है वुड बोथ स्टूड ये सर वुड अब ये देखो रोड नॉट टेकन का देखो सर इसमें आएगा सर सब देखो खाते दिए मम्मा ने आज मेरे वो बोले यूसे जाओ फिर का ओके जैसे वुड आया बोथ गुड ऐसे आ रहा है रोड नॉट टेकन है स्टूड गुड अंडर ग्रोथ सुबह वाले भी मैंने बोला मम्मी बात ना करो स्टूड गुड अंडर ग्रोथ बोलो सौम्या इसकी राइमिंग स्कीम बताइए सर ये सब वुड स्टूड और कुड नहीं वुड स्टूड और कुड एक साथ और बोथ अंडर ग्रोथ ये बिल्कुल ठीक बताया ये सौम्या के नाम से जाना जाएगा ई ए बी जैसे ये वुड है तो ए बी है और फिर स्टूड आ गया सर स्पेलिंग गलत है मेरे नाम की ए अभी ठीक किया जाएगा तो अब फिर उसके बाद क्या है ग्रोथ ए बी है कितना अच्छा बताया सौम्या ने सर मैंने बताया था सर वो तो सर आपको स्टैंड किया पढ़ा तो इन्होंने ही पढ़ती ना तो कौन बताता यस सर समझ में आई बात की नहीं यस सर बी बोलो वुड स्टूड और कुड ये सेम है यस सर तो इस पे ए लॉक करो यस अब सर बोथ और अंडर ग्रोथ अंडर ग्रोथ समझ में आई अच्छा समझ में आई बात ऐसे ही यहाँ पे भी हमने लॉक किया स्फीयर्स और टीयर्स पे बी लॉक कर दिया बेड और ओवरहेड पे ई लॉक कर दिया और जो आलतू फालतू थे उनको कुछ और लॉक किया। सही नाउ तो ये चीज सौम्या के नाम से जानेगी आगे बढ़ो। अगर ये चीज मेरे नाम अगली चीज अर्पिता के नाम से लिखना बोल दिया है अब देखो नाउ दिस इज राइमिंग स्कीम राइमिंग का वो बताओ वो राइमिंग राइमिंग का फॉर्मूला राइमिंग का फॉर्मूला याद करना यही है यस सर राइमिंग इज स्पीड अब देखो मेटाफर ओके नाउ मेटाफर भी है इसमें रेन ऑन रूफ में मेटा सिमिली या मेटाफर जानते हो इसमें एज इज नॉट यूज्ड इट इज इम्पोज्ड रेन इज कंप्यूटर तो ऐसा जहां पे यूज किया गया हो तो मेटाफर है वेयर द ह्यूमिड शावर ओवर shows it means clouds humid shower over तो ह्यूमिड शावर को क्या मतलब है क्योंकि वो शावर नहीं है ह्यूमिड शावर उनको क्लाउड बोल दिया गया है वो होवर कर रहे हैं होवर का मतलब लहरा रहे हैं हवा जो चीज हवा में लहराती है उसको क्या कहते हैं टंगी टंगी अभी जस्ट होवर का मतलब बताओ होवर उसी से पूछ रही हो सब वो ज्यादा जानकार है और हमने क्या बताया होवर का मीनिंग अभी मतलब दो कान है एक से बात कर सकती थी एक से सुन सकती थी लेकिन किया नहीं तो हमने बताया कि हेलीकॉप्टर होवर करता है तो उसी तरीके से ह्यूमिड शावर होवर तो इसको क्या बताया गया है कि ह्यूमिड शावर हवा में या जैसे पक्षी होवर करते हैं एक ही जगह होवरिंग करते हैं तो उनको होवर कहते हैं तो होवरिंग किस तरीके का प्रोसेस है इफ यू हैव डायनामिक मोशन एट सर्टेन प्लेस इन एयर तो उसको क्या कहते हैं होवरिंग सो दे आर होवरिंग लाइक बर्ड जबकि वो इनएनिमेट तो मेटाफर है कि नहीं ह्यूमिड शावर वो होवर कर रहे हैं
ह्यूमिड शावर की तुलना किससे की गई है? क्या क्लाउड है? Yes, sir. और होवर कौन करता है बताओ? होवरिंग, बर्ड्स होवर, एक जगह पे टंगे रहते हैं। और ये क्या, तो क्लाउड के होवर करने को क्या कहोगे? क्लाउड, जबकि उसका फिजिकल रीजन है कि उसका डेंसिटी लेसर है देन द एटमॉस्फेयर, दैट्स व्हाई दे होवर। तो ये मेटाफर हो गया। अब देखो, अब इसके अलावा ये सब यशिका की कॉपी में लिखा है ना। अगला देखो, ये स्टैंजा 1 में है। अगर स्टैंजा 2 है तब लिखना एंड सेकंड स्टैंजा में लिखा गया एंड 1000 रिकलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेस्ट इनटू वूफ। तो नाउ लेट अस सी and 1000 recollection weave their ear thrust into woof. सर रिफ्रेन And 1000 recollections weave their ear threads into woof. Hindi meaning. Woof. Hindi meaning. छतरी बोलने वाला है तो। जैसे वूफ का मतलब क्या है कि जब कुत्ता भौंकता है तो उसे वूफिंग कहते नहीं हैं। नहीं, हाँ। वो वाला वूफ नहीं है फिर सर, वो होता है वीव। और लाइक जब हम कोई कपड़ा बनाते हैं तो एक धागा ऐसे में जाता है और एक अच्छा, ऐसे ये में, बात वो वाला वूफ है ये बात सही है। तो अब हम देखें कि यहाँ पर कह रहा है सेकंड में एंड 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफिंग। तो अब यहाँ पर क्या बात कही जा रही है कि सेकंड स्टेंजा में एंड 1000 सर रिफ्रेन जो है वो मतलब राइमिंग स्कीम ही है क्या Refrain. रिफ्रेन इनके में राइमिंग स्कीम ही लिखा हुआ है। मैं अभी चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना, कि किस तरीके से एंड में जैसा आता है तुकबंदी। और एंड 1000 रखो, एंड 1000 रिकलेक्शंस, अच्छा 1000 recollections weave their ear threads, weave their ear threads in woof। तो अब इस सेंटेंस को पहले हम पढ़ते हैं जिससे आपको समझ में आए कि एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट। जो भी Every tinkle on the ऊपर पड़ रही है टीन की छत पर या उस पर शेड पर, तो उससे क्या होता है, वो गूंज रहा है, एको हार्ट पे गूंजन की आवाज दे रही है। नाउ एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और बहुत सारी गुदगुदाने वाली, सो सच टिटिलेटिंग, गुदगुदाने का क्यों कर रही हो, सो एंड 1000 ऑफ टिटिलेटिंग मेमोरीज अवे। समझ में क्या लिखा है बताओ, एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू ए बिजी बीइंग स्टार्ट, क्योंकि ये बहुत बिजी बीइंग है तो क्या उसके अंदर ये सब स्टार्ट हो जाती पुरानी यादें, गुजरी हुई यादों का धुआं दिल में है बादल जैसे, एक टिफ्ल की आंखों में फैला हो काजल जैसे। यानी एक छोटे बच्चे की आंख में जैसे काजल न फैला हो, इस तरीके से हमारी पुरानी धुंधली यादें ताजा हो जाती है जब पानी बरसता है, क्योंकि बिजी हार्ट फिर पुरानी जगह चला जाता है। अब क्या है, एंड 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। तो यहाँ पर क्या बात बताई गई है, मेमोरीज को फैब्रिक इनटू ए फैब्रिक। देखो 1000 रिकलेक्शन का मतलब क्या है, क्या मेमोरीज, यस सर, मेमोरीज, और जो मेमोरीज को वो बुन रहा है, हम बुनने लगते हैं अपने अंदर में, ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ, जैसे कपड़ा नहीं बुना जाता है सो हम उसको रिकलेक्ट करके सेट करने लगते हैं। उसी तरीके से जब ऐसा होता है तब अगर आप अकेले कमरे में बैठे हो और बारिश हो रही हो, लाइट भी चली गई है, ये सर, तो वैसे ऐसे करेंगे बात सर। है
तो उस समय मेलंकली है, एक रोने की आवाज है, दूर से गीदड़ की आवाज रोने की आ रही है, ऐसा हो रहा है कि नहीं? तो वो ये बिल्कुल उसी तरीके की कल्पना है। ये डाल देगा अपनी स्टोरी में। वीविंग अ फैब्रिक, अपनी स्टोरी में यही यूज कर दूंगा। अरे ये फैब्रिक के भी बताया। तो इन्होंने बताया मेमोरी को जो है वीव किया जा रहा है, तो एक तरीके की तुलना नहीं है। यस सर। So memories are, that is woven like fabric. नियर बाय पब्लिशिंग हाउस, नियर बाय पब्लिशिंग हाउस सर्च करना पड़ेगा मेरे को। अब इससे अच्छी कहानी मुझे लगा वो पब्लिश करा देता हूँ पैसों क्लास का तेरे बालों में स्टोरी पता ना, बस एक्सटेंड कर सच में बोलने Okay. अब देखो, अब हम लोग देखेंगे ओनोमोटोफोइया। सो जैसे कहेंगे द रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग लाइक पिटर पैटर, तो ऐसे आवाज आ रही, तो ये उस जो आवाज है ये उससे मिलती जुलती है। समझ में आई बात कि नहीं? सो द जैसे कैट इज म्यूइंग, मतलब जैसे म्यू करता है तो वही आवाज ही बनानी, म्यूइंग। जो आवाज हो यानी जो वर्ड का साउंड हो वही उससे भी आवाज है, तो उसको क्या कहते हैं? ओनोमोटोफोइया। जैसे समझ में ना आए तो जैसे हम ये कहते हैं कि स्नेक इज हिसिंग, हिस हिस, तो ओनोमोटोफोइया। जो साउंड है उसी को वर्ड, उसी को वर्ड बना दे, उनको समझ में नहीं आया इंग्लिश वालों क्या बना, हिसिंग, म्यूइंग, so using a word which suggests the meaning of word, यानी वर्ड अपनी मीनिंग खुद सजेस्ट कर रहे। यूजिंग ए वर्ड, सर तो फिर डॉग के आगे भाव भाव क्यों नहीं लिखा, बार्किंग हाँ क्यों तो है? वो ये है कि हिंदी में ऐसा होता है, कुत्ता भाव भाव करता है। Which, सर कौन सा स्टैंडर्ड है अपने मेटाफोर में? हैं? मेटाफोर ये सेकंड स्टैंड है, ये तो इमोजी बन गया। सर मेटाफोर वाला ये फर्स्ट, ये देखो ये ठीक बताना है। That is which suggest meaning of word। ये बात बहुत अच्छा इन्होंने बोला, कर फिरदौस बर रुए जमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो, बहुत बढ़िया बात है। हिंदी का ही बताया, लेकिन बताया तो पैटर्न, कश्मीर पे कही गई बात बोली, यस सर। पैटर्न, साउंड ऑफ रेन। अच्छा कश्मीर वाइड में ना दादा शिकोह ने बोली थी औरंगजेब के सबसे छोटे भाई ने। अमियस्तो लो ये भी बोलिए। अमियस्तो टिंकल, टिंकलिंग किसको कहते हैं? अशोक टिंकल, थंब, अमियस्तो से अशोक थंब। साउंड ऑफ बेस्ट। बात समझ आ गई? बैंग जैसे होता नहीं किसी में वो हाँ, सोने जैसे का। साइरन तो ओनोमोटोफोइया समझ आ गया? सर मैंने लिखी भी अपनी स्टोरी, हॉरर स्टोरी में आई वाज बैंगिंग डोर स्क्रीमिंग लाउडली, बट ध्यान से सुनो, बता दें। आई वाज बैंगिंग डोर स्क्रीमिंग लाउडली, tears rolled down my cheeks, no one was there to help me। अरे स्टोरी में है, तो घर पे ही था। मैं ये बहुत अच्छी स्टोरी सुना रही। When my tears roll down my cheeks,
is fallen on drum, and when it sound bang, the complete city awakened. ऐसा ऐसा क्या गिरा है तूने अपनी आंखों से? परमाणु में गिरा है, परमाणु को गिराया मैंने अपनी आंखों से। यार ऐसे तो फिर मैथ्स वाले एग्जाम के बाद तो दुनिया ही तबाह हो जाएगी। Repetition of initial consonant sound. Alliteration sound जानते हो? अनुप्रास अलंकार। Alliteration. Alliteration के 3 थे, consonants, assonants और anaphora। अब देखो बहुत अच्छा बात इन्होंने बताया। That is human shadow over। अच्छे फ्रेज आते हैं, मैं कहाँ ये लिख सकता हूँ, एक राइटर बनूंगा पब्लिशिंग। Just हमारे वीडियो के साथ कॉपरेट करो। Okay, sir. वो मासूम है बिना आवाज का है। Humid shadow over। बोलो कौन सा alliteration है? बताइए। सर ये Consonant. नहीं सर वॉवल। Consonant. Vowel. अच्छा वॉवल नहीं Vowel. It's vowel. Humid over कहीं ऐसी आवाज नहीं आ रही है जैसे आप वोवल बता रहे सर हैं। अगर वो वाला Shady spheres। सर शैडो और वॉवल में अच्छा एच है ना हाँ, humid shadow over। सर ओवर वो ये नहीं आएगा, कॉन्सोनेंट्स की आवाज है। यू हो शैन नहीं आएगा, क्योंकि शैडो का इश मत लेना, क्योंकि उसमें हा आ रहा है। नहीं, आवाज भी वैसे पर है। शैडो और वॉवल में ओ तो आ रहा है ना शै और ओ ए आ रहा है। शैडो हो, हाँ ओ भी आ रहा है। शैडो ये फिर ऐसा होता है। सर तो फिर हो गया ना ऐसा हाँ, नहीं शैडो हो। और हो, इधर वोवल्स भी हो रहे हैं। दो और हो, इससे क्या हुआ? इधर वोवल्स, एजोनेंस। इधर एजोनेंस। शैडो ये बहुत अच्छा बता रहे हैं। स्टेरिस्फीयर्स में क्या है? अगर ये एनाफोरा है सर। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कहा कॉन्सोनेंट्स। लिख लो जल्दी, सर ये तो गिवन ठीक है। बिजी बीइंग, बिजी सर ये तो एनाफोरा है। बहुत अच्छा बताया, लिख लो जल्दी। रेन अपॉन द रूफ, सर एसी का सर इसमें असोनेंस सर एसी का टेम्परेचर और रात 30 लग रही है। आज शर्ट नहीं डाली, ठंड लग रही है। सर कम कर दो। हाँ मैं अभी शर्ट डालती थी ना इसके ऊपर, तो मुझे लगता था आज शर्ट नहीं डाली। चलो हाँ सर बंद कर दो। और इसी तरीके से तुम लोग मेमोरी पीछे चले कम्स जाओ। माय मदर। देख लो बेटा, मेमोरी कम्स माय मदर, ठीक है। फील हर फॉन्ड लुक, सर उधर से साइड एकदम कॉर्नर। ओके। नाउ अब आपका एक बचा हुआ है, वो कौन सा है? विंड। यस Yes, सर। sir. विंड का लिखियो, विंड का लिखा है बेटा। विंड स्कैटर द नहीं पेजेस। लिखा है, प्रिंट का नहीं लिखा है। नहीं लिखा था। लो चलो, नाउ विंड। सर अभी तो वो भी पढ़ाने हैं, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और एडिटिंग। नहीं होगा, शाम को देखेंगे। अरे नहीं सर नहीं, आज अभी भी तो नहीं करना है। कर, विंड देख लो, विंड देख लो। 16-17 चैप्टर है इसमें। जल्दी जल्दी कोई करो। मुझे सिलेबस बताएगा क्या? सिर्फ लिख दो कि क्या क्या है ठीक है। आपके नोटिस के लिए। पर्सोनिफिकेशन, हम तो लिख भी नहीं रहे। हम चुप कराने में ज्यादा समय लें कि समझाने में। पर्सोनिफिकेशन, तो पर्सोनिफिकेशन में दैट इज कई लाइन में विंड को पर्सोनिफाई किया गया है। यस सर। Just let us see where it is personified. So, line 5 to 8. There, look what you did. You threw them all down. Wind comes softly. Don't break the shutters of windows. Don't scatter the paper. Don't throw the books on the subject. तो पूरी personified है। ऐसा विंड को बोल रहा है, हर लाइन personified। धीरे धीरे आओ विंड। Don't scatter the paper. Don't throw the book. हर लाइन personified। All लाइन समझ में आ गई कि नहीं? Don't scatter, बिखेरो मत।
स्लोली आओ। समझ में आ गई बात की नहीं? सो विंड कम स्लोली, ठीक है। यू टोर द पेजेस ऑन बुक, यू इसे ऐसा चिल्लू में से तो भाई डाल देते हैं। मत करो। तो ऐसे पेजेस ऑन बुक, तो यू टोर, अब विंड को कहा गया तुमने हमारी किताब के पेज फाड़ दिए, तो विंड क्या उसको सजा दोगे क्या? हाँ देंगे हम। तो इस इसलिए तरीके से डाला इसको। हाँ जी, गलत इन कर रहे थे, गलत है। तुम लोग नहीं कर सकते। कार्बन डाइऑक्साइड मेटाफर देखिए, फर्स्ट एड क्लर्जी होता है, सुन लो। सेकंड एड नोबिलिटी। मेटाफर बहुत 8 अभी 7 घंटे और पढ़ाना बेटा। हाँ। आप तो चले जाओगे चुपचाप साइकिल चला के। ठीक है, a device which compares two things or qualifies which are unlike. So मतलब कंपेयर करती हो, तो मेटाफर में क्या है? The wind what winnows. Here winnows refers to separation of weak from strong. तो क्या ये जो विंड होती है, द विंड गॉड, हवा का देवता कौन है? नहीं, वायु, वरुण देव, पवन है, पवन देव है। तो पवन। अरे अपनी अब ये देखो, विंड गॉड क्या अलग अलग कर देता है। हाँ। जैसे सुने, हवा चलती है तो कमजोर और ताकतवर को गिरा देती, ताकतवर पेड़ों को कमजोर को छोड़ देती, तो क्या उनको वो सेपरेट करती है? विनोइंग Yes, sir. जानते हो, Sir, जिसमें it's not पछोड़ा possible. जाता है सूप से धान, तो उससे हल्का और भारी अलग अलग हो जाता है। Yes, तो sir. क्या विंड भी अलग अलग कर देती है, भेद पता कर देती है? जो कठोर है उनको गिरा दिया, जो सॉफ्ट है उन पे से ऊपर चली गई। घास तो नहीं तोड़ती ना। तो इस तरीके से ये क्या कर रही है बताइए? एक मेटाफर कैसे है? द सेपरेशन जो ऑफ, कठोर है वो रह जाता है, जो Strong and- सॉफ्ट है वो उड़ जाता है, मर जाता है। सेपरेट्स वीक फ्रॉम स्ट्रॉन्ग। वीक तो मेटाफर हो गया। ये विनो करता है, एज विनोज नहीं लिखा, जस्ट इट विनोज। नेक्स्ट इज एनोफोरा। देखो इसमें एनोफोरा क्या होता है साक्षी? रिपीटेशन ऑफ Repeating of words. रिपीटिशन ऑफ वर्ड। तो अब ये देखो, एनोफोरा, repetition of word in successive line, यस सर। ये मतलब अगली लाइन। तो विंड में क्या बताया गया कि लाइन्स 2, 3, 4 में है डोंट 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 डोंट, सर ये सेम लाइन में भी हो सकता है और ऐसे भी। नहीं उसमें लिखा है सक्सेसिव लाइन। Sorry, सो ये सेकेंड लाइन है, थर्ड और फोर्थ लाइन। सर मतलब तो अगर जैसे- रिपीटिशन ऑफ वर्ड एक ही में हुआ तो नहीं तब नहीं है। Don't break the shutters of window. Don't shatter the paper. Don't throw them down the books on the shelf. अच्छा मतलब लगातार में लगातार लाइन। समझ में आ गई बात? इसी तरीके से लाइन 6, 7, 8. You tore the pages of book. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weak links. So you. कितना ब्लेम कर रहा है बेचारे को। जबकि So उसको तो कुछ है इसका नहीं। मतलब क्या है? Don't के बाद ये सुसाइड कर ली। 6th line, 7th line और 8th line। ठीक है, अब ये देखो चलो आगे देखिए कि ऐसे आगे भी है 9, 10, 11 में। सिमिलरली इन 9, 10, 11 में है और 14, 15 एंड 14, 15 वो भी चेक कर लेना। ओके, इतना हो गया तुम्हारा। सर अभी ना प्लीज गाइड एंट्री का फॉर्मेट बता अरे वो तो इजी है। मैं बस मैंने गूगल में देखा अरे, हमारे सर ने बता रहे हैं दूसरा सबसे पहले तो गाइड एंड इन्फॉर्मेशन हमारे वाला किया था यार। हमारे मतलब सब स्कूल में ऐसे वाला। मॉडल्स देखते हैं। वो जाके बोलते हैं कि मैं लिखवाऊंगा लिखवा
रोज आती बोलते हैं लिखा हुआ डायरी बनाओ Now, ये आएगा वीडियो का लिखा हुआ हमारे में तो हटा दिया इसे, बोला नहीं आएगा। models. अरे वो जो सर को अभी दिखाता हूँ उसको मोड़ा Now, वर्ब दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से दो तरीके के? So main verb और helping Main हाँ भाई helping verb वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो जैसे बल्कि प्राइमरी वर्ब्स भी कह सकते हैं उसको। मेन नाउ तो अब इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में दो तरीके से है उसको हेल्प करना। तो एक है प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी, और दूसरा है मॉडल। सो प्राइमरी ऑक्सिलरी, हाँ बता पूछे सर ऑक्सिलरी। आपने जैसे लिखा है यू 9 10 6 7 8 9 10 11th में आ रहा है, हाँ तो ऐसे सिर्फ 3 करके लिखेंगे, सब में लिखेंगे जैसे 6 7 8 9 10 11 यू, तो यू इन्हीं में आ रहा है। अब ये सब में नहीं आ रहा है, ये इसमें कुछ और आ रहा है, इसमें कुछ और आ रहा है, वो मुझसे देख लेना। वो सच यू ही नहीं आ रहा है। अब देखिए हम लोग कहाँ पे हैं, मॉडल ऑक्सिलरी पर हैं। सो व्हाट डज इट मीन बाय मॉडल ऑक्सिलरी? सो मॉडल ऑक्सिलरी क्या करते हैं, दीज आर नाउ यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या होगा, क्या इज आ रहा है, डू डज, डिड, हैज है, हैड, समझ में आ गई बात। लेकिन विल वुड नहीं आएगा, यहाँ आएगा है। क्योंकि आई शैल गो और आई विल गो में क्या अंतर है? जा सकते मैं मुझे लाइक आई विल गो, मैं जाऊंगा कंफर्म्ड है, और आई शैल गो मुझे जाना चाहिए। नहीं, मैं जाऊंगा ये लेकिन कंफर्म नहीं। हाँ लाइक और एक है कि मैं चाहे मर जाऊं तब भी जाऊंगा, तब आई विल। उल्टा लगा दो तो उसका मतलब है मैं अवश्य ही जाऊंगा, तो वो मॉडल में आ गया। मस्ट एंड मस्ट शुड अलग है, वो हम बताएंगे। विल शैल, ध्यान से सुनो जो अमितेश कह रहा है, ऐसे आप लोग बात मत करोगे तो फिर मिस हो जाएगा। शैल, शुड, कुड, तो verb में तो verb की टू फॉर्म ऑक्सिलरी Would, और मेन वर्ब should. होता है ना। है वर्ब का दो मेन फॉर्म तो ऑक्सिलरी और मेन वर्ब होता है ना, और फिर ऑक्सिलरी के अंदर हेल्पिंग वर्ब आता है। हाँ, ये भी कह सकते हैं ऑक्सिलरी, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी लिखो। ऑक्सिलरी का मतलब ही सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग, और ऑक्सिलरी का मतलब क्या होती है, सहायक क्रिया। तो हेल्पिंग वर्ब भी सर तो ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब भी, हेल्प भी सहायक ही है, हेल्प कर रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ड कहीं नहीं यूज किया जाएगा, उसी को हेल्पिंग वर्ब, सर वो सहायता करता है। मेन वर्ब क्या है, सर डूइंग, कल के इंग्लिश के पेपर चेक हो गए। गोइंग, इस बार देखने समझ में से। आई बात, डू, गो, ईट, ये सब हो गया। और नाउ ये आपको मॉडल समझ में आ गए कौन कौन से हैं। मॉडल का मतलब क्या होता है? नाउ लेट अस सी द मीनिंग ऑफ मॉडल्स। Okay, now, so modals express, modals क्या होते हैं? Are the auxiliary verbs, सहायक क्रिया। auxiliary का मतलब समझते हो? सहायक क्रिया। Which express mode of work, मतलब किस पैटर्न पे काम हो रहा है, मोड ऑफ वर्क, लाइक सजेशन, कंपल्शन, ये सब बताते हैं। सजेशन, कंपल्शन, प्रोहिबिशन, ओके, या विश,
कैपेसिटी, इन सब चीजों के बारे में जो हमको बताएं उनको क्या कहते हैं? पॉसिबिलिटी, तो उसको मॉडल्स कहते हैं ना। इसके अलावा प्रे, मॉडल्स कितने तरीके के हो सकते हैं? नाउ अब यहाँ पर यूज ऑफ मॉडल्स, सो यूज ऑफ मॉडल्स, सो विल शैल, पहला ये क्या होते हैं? अगर आई विल, आई शैल गो और आई विल गो, मैं जाऊंगा, बट सर आई के साथ तो भी लगता है। हाँ, और मैं अवश्य जाऊंगा। आई को मिल देखो आई के साथ वर लगता है कि बस I was. बोलना, लेकिन यही मॉडल ही तो सीख रहे हैं। I was. वुड दैट आई वर किंग, जब वर लग जाए काश मैं राजा होता, तो वही मॉडल ही अब हम सीख रहे हैं। ठीक है, काश। तो अभी उन्होंने पूछा तो बताया कि कहाँ क्या लगाना है। जैसे कल हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखा था, अब आज हम मॉडल्स देख रहे हैं कि किसके साथ कब क्या लगता है, उसके मीनिंग क्या होता है, वो सब लिख दिया होगा। तो इसी, हाँ, राजा होता, कंपल्शन का मतलब बाध्यता, बाध्यता, प्रोहिबिशन, किसी चीज की मनाही, ठीक है, निषेध। आई विल गो का मतलब श्योरिटी है क्या? सर और शैल सर, जैसे यू विल गो और यू शैल गो, तुम जाओगे। सर ये अगर गलत you shall go मतलब तुम्हें जाना चाहिए और नहीं नहीं, तुम अवश्य जाओगे और नहीं तो मैं सलमान के बाध्यता, इट इज अ डेरोगेटरी विल में तो अपने लिए है, मैं खुशी से जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें अगर कहूँ कि तुम्हें अवश्य जाना है, जाओगे, यू के साथ शैल लगा दिया तो कंपल्सन है, अब तुम्हें जाना ही पड़ेगा। सर shall में उसपे मतलब वो डाल रहे हैं। जब उल्टा लगाओगे तो बाध्यता हो जाएगी, दूसरे के साथ उल्टा लगाओगे, तुम कैसे किसी को बाध्य कर सकते हो? कर सकते हो क्या? भेजने के लिए कि धक्का दे, यू विल गो, तुम जाओगे, यू शैल गो, यू के साथ शैल नहीं लगता ना, लेकिन शैल लगा दे तुम श्योरली जाओगे, और श्योरली कोई दूसरा तुमसे कैसे कर सकता है श्योरली जाओगे? हमारी अपनी इच्छा है, तो श्योरली का मतलब है वो 4 बूंदे लेके आया है, यू के साथ तो विल लग ही रहा है, वो तो एक नॉर्मल सेंटेंस। आई और के साथ शैल लगता है, लेकिन उसके साथ विल लगा दिया तो अवश्य हो गया। अच्छा बस और उल्टा लगाने पर बाध्यता होगी। जो मुझे लगना चाहिए वो लगा, जो लगा दिया तो नॉर्मल है, उल्टा लगा जो दिया नहीं लगना चाहिए वो लगाने पे फिर कंपल्सन है। खुद के लिए कंपल्सन नहीं, खुद के लिए श्योरिटी, दूसरे के लिए बाध्यता। सर you shall go में तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तुम्हें जाना ही पड़ेगा। देखो बहुत अच्छा बताया, ध्यान से सुनो, वो बहुत धीमे बोल रहा है, फिर छूट जाएगा, फिर हमसे न कहना ध्रुव, वो कितने काम की चीज बता रहा है। यू विल गो बेटा बता दो सबको जरा, यू शैल गो दोनों का मतलब। यू विल गो, हाँ तुम जाओगे, सर गलत बता रहा है ना, तुम्हें जाना पड़ेगा। ऐसा गलत है ना। अरे ठीक है, इतना छोटा हो के इंग्लिश पढ़ रहा है जरा सा तुम ये भी नहीं सोचते हो कि थोड़ा देखो उसको, सर गलत लिखा है। जाना पड़ेगा। सही है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। नहीं सर गलत है। सही है, उल्टा लग रहा है ना। अरे जरूर ना ध्यान दोगे तभी सीखोगे, और नहीं तो फिर अनितेश रह जाओगे। अब सर वो देखो, तो कितना अच्छा, वो PhD कर लेगा 3 महीने में, ओके, सालों की मेहनत 3 महीने में कर लेगा वो। उसको शर्म भी देंगे कि ध्यान दे। नाउ आई विल डू और डाई, ये क्या बताता है? I will do or die, या तो फिर मैं करूँगा या तो फिर मैं मरूँगा।
डिटर्मिनेशन। क्यों? क्योंकि आई के साथ क्या लगा है? सर विल लगा है। ठीक है, आई विल एवेंज हिज डेथ। डिटर्मिनेशन, एवेंज हिज डेथ इसका मतलब क्या है? मैं उसका डेथ वापस करूंगी, डेथ। बोलो। अच्छा मुझे लगा डेथ। डेथ मीन्स एवेंज नहीं मतलब एवेंजर्स, बदला लेने वाले। मैं उसकी मौत का बदला लूंगा। ओ मैं अपनी मौत का बदला लूंगा। हाँ, तो वो बदला लेने वाले लोग जो हैं एवेंजर्स। एवेंजर होता है कि रिवेंजर होता है? यही है एवेंज, एवेंजर्स। नाउ यू रिवेंज शैल होता है। सुने, यू शैल डू इट जस्ट नाउ। इसमें क्या मीनिंग आ रही है? ऑर्डर आ चाहिए। यू मैं अभी करना शैल पड़ेगा। जस्ट नाउ इसका हिंदी मीनिंग बताओ बेटा, तुम ही बता सकती हो। तुम ये अभी करोगे। हाँ, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। यू शैल डू इट नाउ आ रहा है तो जस्ट नाउ। तुम्हें ये अभी करना ही पड़ेगा। अभी इसे करना ही हम पड़ेगा। उल्टा क्यों लिखते हैं? ये इसलिए लिखना है, यू के साथ शैल की कंपल्शन है। यू के साथ विल तो कल पढ़ा दिया ना, रोज रोज वही पढ़ोगी। मॉडल तभी तो बनेगा ना। अगर उल्टा लिखोगे तो कंपल्शन है। अब आगे देखो, अब शुड, वुड और कुड का यूज देखो। ओके, नाउ अब देख लीजिए, वुड इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, विश, इन सब के लिए शुड, वुड। सेकंड, सो जैसे कि वुड किस किस चीज के लिए यूज होगा? डिटर्मिनेशन, हैबिचुअल एक्शन, मैं ऐसा करता था। डिटर्मिनेशन, हैबिचुअल एक्शन का मतलब जानते हो? आदतन करता था। और इसके अलावा विलिंगनेस, कुछ हम चाहते हैं, या विश, इन सब के लिए क्या लगेगा? सर ये आप याशिका की नोटबुक से नहीं करा रहे ना? शुड है। ये याशिका की नोटबुक से नहीं करा रहे ना? देखो थोड़ा बताना पड़ेगा, है वही, मैंने देख लिया है, वो इसी से लिया गया है, मैंने कंफर्म कर लिया है, तो वही चीज करा रहा है। तो लिखें कि नहीं लिखें? लिख लो थोड़ा सा, क्योंकि उनके में डिटेल नहीं दिया है कि क्यों है। इनके में बुक वो दिया, रीजन नहीं दे रहा है। रीजन नहीं देगा तो रटना पड़ेगा। तो ड्यूटी शुड में रटना बहुत मुश्किल होता है, तुम ऐसे कहती हो। ठीक है, और आफ्टर रेस्ट, ठीक है, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। बताओ ट्रू। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। सौम्या यस सर। बोलो हिंदी। सो वॉक केयरफुली, सो वो क्या लिखा है? लेस्ट, लेस्ट यू संभल कर चलो। नहीं तो तुम गिर जाओगे। संभल कर, अदरवाइज संभल सर कर लेफ्ट की चलो, जगह अदरवाइज कहीं ऐसा ना हो। कहीं ऐसा। सर लेस के साथ हमेशा शुड ही लगता है ना? हाँ, ऐसा ना हो कि तुम कि तुम गिर जाओ। लाइक एक प्रिडिक्शन टाइप। हाँ। नहीं लाइक एक वो बता रहा है कि अरे हो वो सकता warning है। सजेशन। हाँ तो हाँ संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट अगर लगेगा, लेस्ट तो शुड लगेगा। ठीक है, ये वर्क हार्ड, लेस्ट यू विल फेल। देख कितना बढ़िया होता है। और कोई You होता shall ना, fail. और कोई होता तो यू शुड बोलता। मतलब यार इंटेलिजेंस इसी को कहते हैं। यू विल। बहुत बढ़िया। नहीं तो और कोई होता ना, कितना गलत बोलता। यू शुड फेल।
सर शुड के बाद ड्यूटी नेक्स्ट, हाँ, ड्यूटी सजेशन आफ्टर लेस्ट, यू शुड। सबको सौम्या को थैंकफुल करना चाहिए क्योंकि शुड लगा दिया। मैम बुला मेरे को। अब आगे देखो, नेक्स्ट इज वी शुड कीप आवर वर्ड्स। इसका क्या मीनिंग है? वी शुड कीप आवर वर्ड्स। अपने शब्दों पे कायम रखें। हाँ, तो कीप, इसमें क्या फीलिंग आ रही है? सर हमें ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने शब्दों पर कायम, वी शुड कीप, हमें अपने शब्दों पर कायम रहना चाहिए। ऑलवेज लेट्स का मतलब कहीं ऐसा ना हो। ठीक, अब जरा देखो, इफ आई शुड मीट हिम, ठीक है, ही विल नॉट रिकॉग्नाइज मी। इफ आई शुड मीट हिम, पॉसिबिलिटी ठीक है, ही विल, हाँ ये सही है, नॉट रिकॉग्नाइज मी। तो शुड है, ये एक तरीके का सपोजिशन या पॉसिबिलिटी। मैं अभी अगर उससे मिलूंगा तो शायद मुझे वह ना पहचाने। अब वुड का देखो, आई वुड हैव माई वे, इसका मतलब I would have my वे, way। हाँ, मेरे पास मेरा रास्ता हो। तरीका मेरा। मैं अपनी मन मर्जी से चलूंगा, विलिंगनेस एक तरीके से, ठीक है। या ये भी कह सकते हो, आई वुड हैव माई वे, डिटर्मिनेशन है। डिटर्मिनेशन है कि मेरे अपने कायदे कानून हैं। आई वुड हैव माई, My life विलिंगनेस नहीं आएगा। लेकिन मैं इसका My life बताते हैं। मम्मा भी बस यही करती है। एक मिनट, ये बहुत कंफ्यूजिंग अभी बता दे रहा हूँ। My life, सर मुझे my पक्का road। पता है इसमें गड़बड़ होगी। आई वुड हैव माई वे, हिंदी मीनिंग। मॉडल आने चाहिए यार, क्यों आता है? हम क्यों किसी और कंट्री की लैंग्वेज पढ़े? हम इंडिया की पढ़ेंगे ना, हिंदी तो आती नहीं आधे लोग बच्चों को अभी। खराब इंग्लिश पढ़ाने आ जाते हैं। बाहर जाकर तेरे को कुछ अपने विचार प्रकट करने होंगे हिंदी या पढ़ेगी। हाँ। मीडियम पे चली जा सकती है। हाँ, जाना पड़ेगा लगता है। हिंदी मीडियम मेरे अपने, मैं अपने रास्ते पर चलूंगा, अपने रास्ते पर चलूंगा, डिटर्मिनेशन है, रास्ते पर चलूंगा। अब देखो, नाउ आई वुड डू माई बेस्ट टू सेटिस्फाई यू। Do my best to satisfy you। इसका क्या मतलब है? willingness, मतलब मैं अपना सबसे अच्छा करूंगा तुम्हें सेटिस्फाई करने के और लिए। अगर तुम सेटिस्फाई हटा दे तब भी वही आई वुड डू माई बेस्ट, ये भी सही, उससे कोई लेना नहीं। ये भी है ना कि आई विल डू माय बेस्ट। आई विल डू माई बेस्ट है, लेकिन अगर मान लीजिए आई विल डू माई बेस्ट है, ठीक है, और खुद के लिए होता है कि ऐसा करना, लेकिन जब कभी किसी को तुम दूसरे के लिए प्रॉमिस करते हो तो वुड लगाना पड़ेगा। आई वुड, और खुद के लिए आई विल गो, और जब आई वुड हेल्प यू। और अगर सिर्फ अब यहाँ क्योंकि दो चीजें, इफ यू अलाउ मी देन आई वुड हेल्प यू। तुम जबरदस्ती किसी की मदद नहीं कर सकते, तो इसलिए खुद के लिए अगर निश्चय है, खुद के लिए निश्चय है तो आई विल गो, तुम्हें हेल्प करने की बात है तो आई वुड हेल्प यू। इसको कहते नहीं है कि यहाँ पर आई वुड हेल्प यू, एक ये चीज होता है। और कभी कभी ये भी लिख देते हैं कि शैल आई हेल्प यू, जब ट्रेन में तुम्हें किसी का लगेज उठाना होता है, तो यदि आप हमें अनुमति दें तो मैं सहर्ष आपका लगेज उठाऊंगा। समझ में? ये नहीं कि जबरदस्ती हम उठा लेंगे। फिर भी आई वुड कब लगता है? दूसरे की मदद के लिए, और आई विल कब लगता है? खुद के लिए। बोलो, समझ में आ गई बात? I will do my best। I would की जगह should होता और do my best होता तो फिर वो willingness सेम रहता कि
तो ऊपर आई के साथ शुड नहीं लगाना चाहिए, यू शुड, दूसरे को सजेशन दी जाती सर तो है। आई के साथ वुड लगे, नहीं सर ऐसे नहीं बोलते आई शुड डू माय बेस्ट। नहीं खुद के लिए बोलोगे मुझे करना चाहिए, ये कितना हास्यास्पद लग रहा है, मुझे वहाँ जाना चाहिए, नहीं अच्छा नहीं लगेगा। हम खुद को क्या सजेशन देंगे, कोई व्यक्ति खुद को सजेस्ट कर सकता है क्या? आई के साथ शुड नहीं लगाओ, सर भी तो आई के साथ क्या लगाओ, दूसरों को सजेशन देना है तो सर, would। शुड, सर, हम दूसरे बोलते की तो मदद हैं। करनी है तो वुड। सर उसमें फिर ऊपर आई वुड हैव माय वे तो आई वुड हैव माय वे, तुम यहाँ पर सर- तुम दूसरे की मदद तो नहीं कर रहे हो, ये जबरदस्ती वाली बात है, मेरे अपने कायदे कानून होंगे। आई वुड हैव माय, दूसरे को नहीं कर रहे हो ना, जब सर, एक बार ये खुद के बोल लिए है, विन के लिए वुड, तो मेरे भविष्य में भी यह कानून है और रहेंगे भी, ये बहुत समय से है। आप इस सर, सेंटेंस को ऐसे छोड़ दें, बोल- आई वुड हैव माय वे, यानी आगे भी मेरे वैसे मेरे अपने रास्ते हैं, आई वुड हैव माय वे, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखो, इट इज ए काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन। सर, खुद को यहाँ पर इस चीज को suggestion देखो, देते तो हैं हम लोग। अभी मैं बता रहा हूँ, ये करना चाहिए, अभी बता रहा हूँ, जब तुम आगे के लिए संकल्प लेते हो किसी चीज का खुद के लिए, तो कहते हो आई वुड हैव माई वे, दो आई हैव गॉट लेस मार्क्स बट आई वुड हैव माई वे एंड आई वुड सक्सीड इन फ्यूचर। जब जीवन में आगे के लिए संकल्प ले रहे तब क्या है, वुड है। इसको छोड़ दो, इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं, आपको इतना समझ में आ गया। एक सेंटेंस को मत पकड़ के बैठो, एक सेंटेंस से कुछ नहीं, ठीक है, वो आगे हम समझ लेंगे। नाउ शुड का मतलब समझ में आ गया, और वुड देखिए, आई वुड डू माई बेस्ट, दूसरे के लिए तुम जब कुछ करना चाहते हो तो वुड लगा दोगे कि नहीं, शुड तो नहीं लगाओगे ना, आई के लिए शुड ना लगाना, ठीक है। और देखो, वुड दैट आई वर ए किंग, बोलो ये अभी बताया था, काश मैं एक राजा होता। तो एक ऐसी, काश मैं परियों का शहजादा होता, तो ऐसी स्थिति में तुम वहां पर क्या करोगे, यदि होता किन्नर नरेश, मैं राजमहल में रहता, परियों का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता, और बंदीगण गुन गाते रहते दरवाजे पर, मेरे निज दिन नौबत बसती रहती संध्या और सवेरे, ठीक है। और अब ये चीज होती, सतरंगी मछलियां तैरती, मोर नाचते आंगन। अब यहाँ देखो, आप मतलब अगर मैं परियों का शहजादा होता तो ये होता, वो होता, ये होता, सब चीजें होती, तो वुड दैट आई वर ए किंग। सर ये सब पोएम आप कहाँ से पढ़ते हो? ये इसी में है ग्रामर के रूप में, इसमें सब एग्जाम्पल तो पढ़ लिया था, बता दिया। Would that, कौन ये स्पेशल आइटम में प्रेजेंट करो कोई। तो ये एक तरीके की और ऐसी चीज है कि ये विश है, लेकिन कभी पूरी होगी, लेकिन फिर वर भी लगाना, आई बाज ना लगा देना, यहाँ भी कंटेंट आई के साथ होता, ऐसी विश जो कभी पूरी ना हो, तो वुड लगाना, और फिर क्या लगा, समझ में आई बात। अगर हो गई पूरी, मैं तो राजा बन सकती है, अभी ये बता, वो भी राजा बन सकती है, ऐसे बनेगी, अभी राजा का कुछ वो है ही नहीं, बहुत मोनार्की खत्म हो गई। वही तो अभी खत्म है। बहुत बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन बन तो सकता हूँ। नथिंग इज इम्पॉसिबल। मर के जिंदा हो सकती है। अभी तुम जैसे ये कहो कि काश मेरे पास एक बैलगाड़ी होती, कभी विश नहीं होगी, काश घूमने जाओगे बैलगाड़ी, बैल काश लाओ। दो बैल पकड़ बोलने वाला, दो बैल उड़ा लो। उसके लिए निकाल जाना पड़ेगा। बोलेगी एक ही सेट है। एक अगर तू अभी बोले would that मैं हीरा और मोती को पकड़ना है। अगर काश मेरा तो मिल लेगी। हाँ, मिल लो। इतनी मेहनत करूंगा, टाइम Now नहीं pay पड़ा। attention. You can go and you may go में अंतर बताओ। You may go. तुम जा सकते हो। यू मे गो मतलब सर आप सर। जाओ, हाँ। तुम्हें जाना आपको चाहिए। जाना चाहिए, हाँ। और यू मे गो मतलब आपकी मर्जी है, करो या हाँ। आप बोलो बेटा। सब मैं सर बताऊं। मैं सर वो होता है सर, पक्का नहीं है सर, तुम शायद जाओगे, हाँ। और सर सर कहते तुम सर जा तुम सकते जाओगे। हो और तुम जाओ। You may go. You are permitted to go. हाँ। यानी मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ, you may go to toilet. You are can लगता है ना उसमें। permitted. Can का मतलब तुम्हारे हाथ पैर हैं, तुम जा सकते हो, चल सकते हो, लंगड़े लूंगे नहीं। Can का मतलब एबिलिटी, और may का मतलब परमिशन। मैं
मैम, may I go to washroom? Yes, you may go. अच्छा मैंने ये अकल तो कभी लगाई ही नहीं। लो साथी अपने बैठो। यानी फॉर ए हेल्दी पर्सन तुम समर्थ हो, यू कैन स्विम, बट तुम्हें आता ही नहीं, तुम तैरोगे क्या? एबिलिटी, यू कैन स्विम, मुझे भी मतलब जान तो बचा ही सकता हूँ। तुम तैर सकते हो, तैर सकते हो, मेरे भाई खुद तो बट हेल्दी हो तुम, क्या हो? हेल्दी, बट तुम हेल्दी हो इसलिए तैर सकते हो, चाहो तो सीख लो तो तैर लो, बट यू डू नॉट नो इट। अरे अगर तेरे हाथी कैसे तैर लेगी? एबिलिटी है, बट यू पानी में जाते नो हाउ टू स्विम। और अगर बोलो यू मे स्विम, तो जो वहाँ का स्विमिंग मास्टर है Sir, वो कह रहा है ठीक है, यू आर परमिटेड, प्लीज कम एंड स्विम। सर परमिशन। यस ये permitted How? to swim। तो स्विम, तो दोनों में फर्क है। मैं तो छोटे में तैरती हूँ, पापा यू मे स्विम अलग है, यानी परमिटेड। है ना, बट आती तो अब ये देखो, तीसरी चीज मे माइट का मतलब हो गया। अब 4 नंबर है माइट, मे का should माइट एंड फुड। I would do my best। I would do So- my best। He might win a prize, यानी वो इनाम जीत सकता है, संभावना है। He might, ये एक पॉसिबिलिटी आ रही है, अभी चल रहा है सब कुछ, बट he might win a prize, क्या पता जीत ही जाए। जीत गया, तो मैं जीत गया। I'm a good one, I'm a good one। सो ये पॉसिबिलिटी है, वह इनाम जीत ले सकता है। ये तरीके की पॉसिबिलिटी बताई जाती You है। have to win। अच्छा, You could win। he worked hard that he might live, कंडीशन, he worked hard, क्यों उसने मेहनत की? So that ये पास्ट में, that he might, जरा दोनों देखो, live, तो यहाँ क्या बताया जा रहा है? पर्पस। अच्छा, इस सेंटेंस को ध्रुव बनाओ, he works hard, इस सेंटेंस को पूरा करो, सर इसका पर्पस कैसे होगा? बताओ, सेंटेंस पूरा करो, सर पर्पस कैसे होगा? अभी बताओ। वो कठिन परिश्रम करता है जिससे कि वो जी सके। सर मैं बताऊँ। हाँ बोलो। He works hard that he could live। ये सही करेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पर में होगा, मैं तो चल ही नहीं रहा। क्योंकि में से माइट बना, जैसे ही ये पास्ट हुआ, वर्क से वर्ड हुआ, तुरंत ही इन्होंने में का माइट कर दिया अंशिका ने। आप समझ पाई? फिर से समझो, Present वो उसने कठिन परिश्रम किया जिससे कि वो जी सके। हाँ। वो कठिन परिश्रम करता है जिससे कि वो जिएगा। ही में समझ आई बात कि नहीं? ये अभी की बात है। He works hard so that he may live। अभी may का सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है? माइट नहीं है, कैन का कुड नहीं है, तो पास्ट टेंस में यू यूज करोगे कि नहीं करोगे? तो अभी का है तो may, समझ में आया? अभी का पर्पस और पास्ट का पर्पस है तो might। तो ये पास्ट है, पर्पस इन पास्ट। और ये क्या बताइए? पर्पस इन माइटी राजा। बोलो, इतनी बात समझ में आई? अब जरा देखो, ये तो हो गई, हमने माइट की बात कर दी, लेकिन आप कहेंगे सर आपने खुद की तो कोई बात नहीं माइटी की। राजा। सर कोई और एग्जांपल एक माइट का दे रहे हैं। नाउ ए जैसे ही ट्राइड हार्ड बट कितना अच्छा कार्टून था वो। हाँ, ये सौम्या बता देंगी। नहीं, देखो बहुत अच्छा इन्होंने बताया यस है। सर, मैं बता के देखता तो। लेट मी ट्राई। बोलो क्या लिखें? He tried hard, but he
कुड नॉट लिफ्ट क्योंकि ये एबिलिटी है, हाँ वो उतना समर्थ ही नहीं था कि उठा सकता है 150 किलो। देखा, आई ट्राइड माय बेस्ट। सर ने बताया था पहले शुरू कर सकते ना अब यहाँ पर ये सुनाई नहीं, मैं माइक ही राजी कर रहा था माइक का फिर से बता रहे हैं। जैसे मे है तो मे का क्या है, माइक किसमें किसमें लगता है, यहाँ देखो, यू विल यूज माइक फॉर सजेशन, किसी को सजेशन दे रहा हो, पॉसिबिलिटी हो, संभावना, और इसके अलावा पर्पस। जबकि कुड किसके लिए होता है, सर पर्पस एबिलिटी और पोलाइट रिक्वेस्ट। पर्पस ये पर्पस है, पर्पस नहीं आ रहा है। ही माइट लिव सो दैट, वो क्यों कठिन परिश्रम करता है, आई वर्क हार्ड सो दैट आई मे विन, पर्पस नहीं है। आई वर्क हार्ड क्यों परिश्रम करते हो, सो दैट आई मे सर्वाइव इन लाइफ, यू वर्कड हार्ड सो दैट यू माइट सर्वाइव, और आई वर्क हार्ड सो दैट आई मे सर्वाइव। प्रेजेंट है तो मे लगा दो, और वहां देखो जरा एबिलिटी है, जैसे इन्होंने सौम्य ने बताया। अब जरा देखो पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड यू प्लीज लेंड मी योर बुक, क्या तुम मुझे अपनी किताब उधार दोगी, कुड यू प्लीज, कैन आई बोरो योर बुक करके होता है ना शायद, देख लो लिख लो। विल यू भी तो होता है ना। अगर एग्जाम में सफल होना है तो सौम्या के पीछे और अमितेश के आगे बैठना, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। और फेल होना है तो टिक टिक 1 टिक टिक 2, सर अमितेश पीछे डायलॉग ध्रुव के पास बैठ जाना, वो टिक टिक 1 टिक टिक 2 करता है। मेरे रूम की बात और अमितेश डायलॉग बोलेगा, मस्ट नीड मेरे आगे और शीशा और पीछे देखो, स्पर्शा। अब ये मस्ट नीड ऑट, मेरे आगे शीशा बैठ गया, पीछे स्पर्शा बैठ गया। मस्ट, हाँ दोनों ही मस्ट किसके लिए है, बोलना ही हाँ। चाहिए, कुछ भी हो जाए बगल वाली वीडियो ओके, सो इट इज कॉल्ड कंपल्शन। अच्छी थी उधर का प्रोसेस। बात इधर देखिए, और नीड का मतलब आवश्यकता, नीड एग्जाम, नीड ठीक है, और ऑट का मतलब है पोलाइट सजेशन, पोलाइट। देखो यू मस्ट जैसे You must visit the temple. To principal office. You must visit temple. तुम्हें प्रिंसिपल ऑफिस तो अवश्य जाना। You अब must टीचर बोल रही है, You must go तो इसके यू विल राइट इट, अवश्य। movie. ये क्या है, ये एक तरीके का है, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो टू फेयर। Must sir. देख लो, ये कंपल्शन हो गया, ये क्या हुआ, कंपल्शन है। और ये बोलो You need to go to हैं? temple. आई हुआ तो आई के साथ मस्ट नहीं होता है, खुद के लिए मस्ट थोड़ी लगाएगा। You may. I must. यू शुड गो टू फेयर। अब बताओ, तो तुम्हें जाना चाहिए सर। तुम्हें मेला जाना चाहिए, मर्जी हो तो जाओ, मर्जी हो ना जाओ। सर ये फादर बोल रहा है, सर यू मस्ट गो फादर, फादर सजेशन दे सकते हैं क्या बेटा को? यस सर। तो फादर सजेस्ट सन, तुम्हें मेला जाना चाहिए। सर फ्रेंड सर, यू मस्ट गो टू फेयर। मेला नहीं, फ्रेंड नहीं, मस्ट नहीं लगाएगा, ऐसे हो ही नहीं सकता है, दबाव डालेगा सर। नहीं डाल सकते। अच्छा, यू ऑट टू हेल्प एल्डर्स, सर मर्जी हो तो करो, ना मर्जी हो, पोलाइट रिक्वेस्ट है। मैं सुझाव देता हूँ, इट इज ए सिविक रिक्वेस्ट। नैतिकता तो यही कहती है कि बड़े बूढ़ों का आदर करो। यू ऑट टू में लोग डिनायल करते हैं, 100 में 2 मानते हैं। ऑट टू समझ में आया? यस सर। यू ऑट टू हेल्प नीडी पर्सन,
तो कोई इसमें कंपल्शन या कुछ है? ये एक सिविक सेंस है। पर्सन, सो वेरी पोलाइट, तो सिविक सेंस। अच्छा ये बताओ, डेयर यू, डेयर How dare not you? talk me, you How dare dare you to touch my not pencil or how dare you to touch talk me, सर we are dear. how dare you to touch my books, phone? how आ गई हिम्मत वर्ड। to touch my books, तुमने मेरी किताबों को छूने का साहस भी कैसे किया? कैसे कैसे? कैसे? Because we are there to Now, he dared me to fight. इसका मतलब है he dared me to fight. इंग्लिश में क्या अच्छा इसका मतलब बताओ अनितेश। सर he dared me to fight. मुझे सर दो लड़ने का सोचा भी है। कैसे नहीं, उसने मुझसे लड़ने की हिम्मत की। सर लड़ने की मत की। डेयर मीन्स हिम्मत। must need or dare। सो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुमने फोन कैसे नहीं बनाया? सर सजेशन में बोलो। सर आर्मी पर्सन आर डेयर बोलो। बात ना करो, वो क्वेश्चन पूछे कि आप क्या पूछी बताओ। वो 3 बार पूछिए, आप बताओ बेटा। बता भी नहीं रहे, ये भी नहीं बता रहे, इन्हें मालूम ही नहीं होगा पूछी क्या। वही ना, मेरे को तो पता है। हाँ, पोलाइट रिक्वेस्ट और सजेशन में पोलाइट रिक्वेस्ट है तो यहाँ पर पोलाइट सजेशन है या पोलाइट रिक्वेस्ट वो है। सजेशन पोलाइट है, अगर आप नहीं मानोगे भी तो भी कोई आपको असभ्य नहीं करे और ना उसके खिलाफ कोई आपके लिए कार्रवाई की जाए। बट कहीं जैसे कहीं पर सजेशन है, फादर की सजेशन है, तो उसमें क्या यू शुड गो टू फेयर, तो फ्रेंड्स का दबाव हो सकता है, तो भी उस हल्का उसमें प्रेशर रहता है, यू शुड गो देयर, फादर का प्रेशर रहता है। लेकिन अगर यू मस्ट है तो डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा। हैं? सर सजेशन में ऐसे हो सकता है ना, यू शुड नॉट डू दिस बिकॉज़ यू कैन बी पनिश्ड करके, राइट? पोलाइट का मतलब है कि ये ऑड है। सर किसमें? हाँ, तो कुड है, कुड यू प्लीज लेंड मी योर बुक। अगर तुम देना चाहो खुशी से तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। ये आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो और आप उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हो, तो कुड यू प्लेस में इफ इट इज फीजिबल देन गिव मी योर बुक। ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। सर ठीक है? सजेशन में ऐसा हो सकता है ना कि मैं आपको कुछ सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि उसका परिणाम बुरा हो सकता है। बुरा नहीं होता है, सजेशन में शुड में बुरा नहीं होता है, मस्ट में बुरा होता है डिसिप्लिनरी एक्शन। नहीं, जैसे मैंने बोला यू शुड नॉट डू दिस तो अदरवाइज तब परिणाम नहीं होगा कुछ नहीं। तो यू मस्ट डू दिस अदरवाइज यू विल। शुड में पनिशमेंट तो नहीं फिर होता। पोलाइट रिक्वेस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट आप किसी से कर रहे हो, कोई चीज जब बेगिंग कर रहे हो किसी से मांग रहे हो तो एक रिक्वेस्ट। प्लीज गिव मी और सजेशन एक कुड यू गिव मी, अगर संभव है तो दे दो। और सजेशन में बस बोल के छोड़ दो। हैं? सजेशन में बस बोल के छोड़ दो। सजेशन में बोल के छोड़ देते, करो या ना करो। फर्क नहीं लेकिन पड़ता। मस्ट में क्या होता है? फर्क नहीं पड़ नाउ We need your book. तो ये अब हम एक और देख ले रहे हैं, लास्ट एंड नीड। सर ये माइंड, हाँ मेरा होगा। मेरे माइंड का समझ आ गया? नीड देखो, Yes sir. Sir we need your book. सर मैं माइट एंड माइट एंड We need your bike. Portrait. नाउ अब देखो, नहीं नहीं सर, शाम को क्लास मत करिए, ठीक है। याद भी करना है कुछ याद नहीं है। ओके। अबे 10 मिनट रात करने
इस सिलेबस तो कोई बता दो। ये मैंने देखा था, मेरे को सिर्फ पता है लिटरेचर वाला सिलेबस पता है, ग्रामर वाला नहीं। टू गो देयर, सर तुम्हें वहाँ जाने यानी की जरूरत तुम्हें नहीं है। यहाँ वहाँ जाने की जरूरत आ है। ही नहीं रहा, बाल ही नहीं आ रहे। नहीं, मतलब एक तरीके की आवश्यकता होती है। यस सर। ओके, इतना ही रखो बस। सर अभी लिखना भी है। सर कैसे सर सब जरूरी नहीं है। यस सर सर यू नीड सर एक बार वो डिस्कर्सिव और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बता दो। सर बस बता रहा है ना वो। सर बस बता दो एक बार डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और एडिटिंग क्या होती है। डिस्कर्सिव पैराग्राफ, सर डिस्क्रिप्टिव नहीं करो, क्यों बेटा, आगे देखो क्या हो रहा है। सर ये बोल रहा है कि मना कर सर। नहीं, ऐसे नहीं करूँगा। आगे देखो, अपने अपने से मतलब रखो, नहीं तो अलग अलग बेंच पे बैठ जाओ, इसमें आपको अच्छा लगेगा। ठीक है? A genre of writing that asks you to investigate a topic, to gather, read and evaluate evidence and to present a position. Discursive writing देखो, discursive writing discursive भी है। सर डिस्कर्सिव तो अलग चीज है और डिस्क्रिप्टिव भी हमारे उसमें। दोनों है। सर डिस्कर्सिव तो ऐसा लगता है छोटा सा पैराग्राफ और उसका नॉर्मल ये मेरे को बहुत सुंदर वो लगा सिलेबस। एक तो आगे पीछे किसी हमारा कुछ और चल रहा है, हमारा कुछ और चल रहा है। रेस्पिरेटर सिलेबस वो अलग ही है। एप्पल लिख वे हमें तो बता के हाँ ऐसे मैं 80 मार्क्स का एप्पल लिखा हुआ है, एप्पल के बाद दो लाइन अरे फाइनल फाइनल अच्छा लैपटॉप नहीं मैं वो सर एक ब्लूप्रिंट था सर से तो लाल होने 50 वर्ड्स का और एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। क्या यार कुछ ग्रामर में सब उल्टा ही चल रहा है। और बोल रही है मैं लगता कि जो चैप्टर के पीछे से भी आ सकता है। मतलब कैसे वही तो बोल रही हूँ मार्क्स ऐसा कर रही है। पूरी बुक Discursive कैसे? अरे नहीं डिस्कर्सिव तुम्हारे टीचर ने कभी इसमें सिखाया है तो हमारे पास तो नहीं आ रहा है। ये नहीं कि पूरी बुक के चैप्टर पता नहीं सर सब इसको अपने आप देखना, हम भेज देंगे आपके पास। और सर एडिटिंग हाँ? एडिटिंग अरे एडिटिंग सर एक बार बताओ मुझे एरर चेक करना रहता है। क्या फॉर्मेट किसका? डायरी का मुझे कहीं सही मिल नहीं रहा, मुझे अलग अलग ही मिल रहा है। सर याशिका की नोटबुक से करा दो। है कुछ नहीं तो कर दिया डायरेक्ट और टाइम भी लिखा है बस डियर डायरी टाइम लिख दिया अरे सर वो ही राइट और बस नहीं तो ये था मेरा Diary entry format। नहीं अरे तो डायरी क्यों तू डायरी एंट्री पता है मुझे कहते हैं कि प्लेस पे लिखा अरे मैं ग्रुप में भेज दूंगी। चलो लिखो, टाइम डायरी एंट्री। सर नहीं है तो फॉर्मल है। मैं सही फॉर्मेट बता दे रहा हूँ। सर हमारी मैम ने ऐसे लिखवाया है। ठीक है, बताना ये नेट का ठीक है। संडे और 10 अगस्त, ठीक है, और 022। अब यहाँ पर एक ब्लैंक छोड़ो, इसे ब्लैंक कहते हैं। दैट इज टाइम 10:45 PM। रात को लगते हैं सर डायरी। पूरे दिन का एक साथ लिखते हैं। एक ब्लैंक फिर छोड़ो, डियर डायरी डियर डायरी। बस शुरू कर दो फिर उसके बाद एक ब्लैंक छोड़िए। कुछ भी लिख उसके देते बाद हैं तो। आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ। नेक्स्ट लाइन से लिख देते हैं नहीं है, नहीं हमारे पास टाइम में तो डेट में सर, डाल की वजह से सिलेबस तो यो इट्स मी बैक अगेन। अरे कभी कभी नहीं हाँ नमस्ते संडे तो लिख नहीं तो देखो कभी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा अब अगर ज्यादा ऐसे संडे का रेशियो तो ठीक है, फिर वैसे ही करना है। हाँ ये
सर साइड सर एग्जाम में ऐसे करके आ जाएगी फिर बाद में और फिर वही पूरी कहाँ से करके आए हो पूरा ये लिख लेना बॉडी ऑफ लेटर, फिर उसके बाद फिर से ब्लैंक छोड़ना और अपना राइटर्स नेम। ये है अर्पिता। अच्छा अर्पिता ने लिखा है। लेकिन ये ब्लैंक यहाँ और मैंने लिखा है। नेट में ऐसे है। सर म्यूजिक हमारी साइड से लिखा है हम कैसे भी लिखेंगे चलेगा, मुझे ये लिखना हाँ ये लिख देना ब्लैंक है। चलो इतना ही रखो। है। दिखाती हूँ। मार्क